यह 1570 साल पहले की बात है, जब रोमन एम्पायर, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, बर्बेरिस और हंस कबीलों के हमलों का शिकार हुआ। इन कबीलों ने रोमन शहरों में तबाही मचाई। वहां के लोग जान बचाने को भागना चाहते थे, मगर एक तरफ एड्रियाटिक सी और दूसरी तरफ ट्रेनियन सी उनकी राह में खड़े थे। उनके पास बचने का एक ही रास्ता था, लिहाजा उन्होंने करीबी समंदर में मौजूद आइलैंड्स का रुख किया। वहां पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए, लेकिन यह आइलैंड्स साहिली झीलों में थे, जिनकी मिट्टी इतनी कमजोर थी कि उस पर इंसान का टिकना भी नामुमकिन था। मगर तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने न सिर्फ यहाँ अपना बसेरा बनाया, बल्कि अपनी काबिलियत से ऐसी इंजीनियरिंग कर दिखाई जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। उन्होंने बिल्डिंग्स, कैनाल और यहाँ तक कि ब्रिजेस तक तैयार कर डाले। ये वही शहर है जिसे आज पूरी दुनिया वेनिस के नाम से जानती है। एक ऐसा शहर जहाँ न तो सड़कें थीं, न मजबूत ज़मीन और न ही पीने का साफ पानी। बावजूद इसके वेनेशियन लोगों ने इसे दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी बना दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब मुमकिन कैसे हुआ। वो छोटे छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुश्किल था, वहाँ इतना बड़ा शहर करीब 1000 साल पहले कैसे बसाया गया। जब रोमन सिटीज छोड़कर लोग इन आइलैंड्स पर पहुंचे तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। साहिल से करीब 5 किलोमीटर दूर 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स मौजूद थे। ऐसे में रिफ्यूजीज में से एक शख्स जो जमीन के अंदर धंस रहा था, अपनी जान बचाने के लिए अपनी बोट का चप्पू जमीन में गाड़ देता। वो चप्पू कई फुट नीचे जाकर एकदम ठोस हो जाता और ये एक नया रास्ता दिखाने वाला साबित होता। यहीं से उन्हें वो आइडिया मिला जिसने बाद में वेनिस सिटी की बुनियाद रखी। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आज के क्रोशिया के जंगलों से बड़े बड़े दरख्तों के तने काट कर लाए गए। इन तनों को मार्शी आइलैंड्स की नरम जमीन में ठोक ठोक कर 5 मीटर तक अंदर गाड़ा गया। जब यह तने जमीन की सख्त परत तक पहुंचे तो वहां मजबूती से अपनी ग्रिप बना इन तनों को बहुत पास पास गाड़ा गया ताकि यह एक स्थिर प्लेटफॉर्म बना सके। इसके बाद तनों के ऊपरी हिस्से को काटकर बराबर किया गया और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए, जिससे लोड पूरे पाइल्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। यही तरीका वेनिस की मजबूत नींव बनी। इस फाउंडेशन को पानी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए खास लाइमस्टोन ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर पत्थरों का वजन और नीचे 5 मीटर लंबी लकड़ी के पाइल्स। ये सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत और टिकाऊ फाउंडेशन तैयार करने के लिए काफी साबित हुआ। पानी के अंदर डूबे लकड़ी के तने फूलकर एक दूसरे में इस कदर टाइट हो गए कि उनके बीच हवा के लिए भी कोई जगह नहीं बची। यही वजह है कि वेनिस में करीब 1000 साल पहले गाड़े गए पाइल्स आज भी परफेक्ट कंडीशन में हैं और शहर का वजन संभाले हुए हैं। फाउंडेशन तैयार करने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू किया गया। शुरुआती दिनों में वेनिस के निवासियों ने लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग वगैरह के दौरान इनमें आग लगने की घटनाएं आम थीं। इससे बचने के लिए बाद में ईंटों का इस्तेमाल शुरू किया गया। घरों को हल्का रखने के लिए 3 स्टोरी से ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जाता था। बिल्डिंग्स की मजबूती के लिए ईंटों के बीच लाइमस्टोन पाउडर से बना एक खास तरह का गारा इस्तेमाल किया जाता था, जो दीवारों को मजबूत और लचीला दोनों बनाता था। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनाई जाती थीं, जिन्हें लोहे की रॉड्स से बाहर से होल्ड किया जाता था। यह तरीका इतना सफल हुआ कि जल्द ही पूरे वेनिस में इसी तकनीक से घर बनने लगे। दुनिया के बाकी शहर जहां बाहर की तरफ फैलते गए, वहीं वेनिस अपनी सीमित जमीन के कारण अंदर की तरफ बढ़ता चला गया और आइलैंड्स घरों से भरने लगे। ये पहले का तरीका था कि जब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने की जरूरत होती थी तो बोट्स ही एकमात्र रास्ता हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ की आबादी बढ़ी, आइलैंड्स एक दूसरे के करीब आने लगे और अब इन आइलैंड्स के बीच कम पानी था, जिससे लोग घोड़ों पर सवार होकर भी एक आइलैंड से दूसरे तक आसानी से पहुंच सकते थे। वेनिस शहर में अब इन आइलैंड्स को जोड़ने की सबसे बड़ी जरूरत महसूस होने लगी थी। पहले 500 सालों तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी, यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियाल्टो कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। इस ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज में फ्लोट्स की मदद से एक रास्ता बनाया गया था जिससे लोग रियाल्टो तक पहुँच सकें। यह पुल फ्लोट्स पर खड़ा था, इसलिए यह अक्सर हिलता रहता था। इसके बाद
यहाँ एक परमानेंट लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 1310 में हंगामे की वजह से उसे आग लगा दी गई। आग के बावजूद रियाल्टो ब्रिज 140 सालों तक टिका रहा, लेकिन आखिरकार 1444 में ज्यादा लोड डालने की वजह से वो गिर गया। इसके बाद रियाल्टो को जोड़ने के लिए वेनिस में पहला पत्थर का ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। 12,000 से ज्यादा लकड़ी के पाइल्स नहर के किनारे गाड़े गए और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज बनाया गया। यह ब्रिज इतना मजबूत था कि पूरे वेनिस में इस तरीके से पत्थर के ब्रिज बनाए जाने लगे। आज भी यह ब्रिज उसी मजबूती से खड़ा है। इन ब्रिज की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना और भी ज्यादा आसान हो गया। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए एक अलग रास्ता था और बोट्स के लिए एक अलग। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बन गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। मैप पे देखा जाए तो यह है एड्रियाटिक सी, जिसके एंड में वेनिस है, और ये समंदर सीधा मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है, और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों से कनेक्टेड है। आज भी माल की ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता और आसान तरीका समंदर के रास्ते को ही माना जाता है, यानी मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप से लेकर वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचने के लिए वहां तक शिप्स के जरिए आसानी से सामान पहुंचाए जा सकते हैं। ये समंदर एड्रियाटिक सी के आखिर तक पहुंचता है, जहां आज वेनिस स्थित है। बिजनेस की बढ़ती गतिविधियों के कारण वेनेशियन काफी मालदार हो गए थे, और ये व्यापार उनके लिए बेहद फायदे का सौदा बन चुका था। यह हालात देखते हुए आसपास के देशों के लोग भी वेनिस में बसने आ गए, और कुछ ही वक्त में यहाँ की आबादी में भारी इंक्रीज हो गई। अब वेनिस में पीने के पानी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि वेनिस चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन यह समंदर का पानी था जो कि नमकीन था और उसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा कुदरती चश्मे या नदियों के न होने की वजह से यहाँ ताज़े पानी का कोई स्रोत नहीं था। वेनिस में पीने का पानी मेनलैंड से ड्रमों में भरकर कश्तियों के जरिए लाया जाता था, लेकिन जब आबादी 170,000 तक पहुंच गई तो पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वेनिस के इंजीनियरों को फिर से अपनी सोच और काबिलियत का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ तो ऐसा कदम उठाना जरूरी था जिससे वेनिस की बढ़ती आबादी को पीने का पानी मिल सके, वरना यहाँ का कारोबार भी प्रभावित हो सकता था। वेनिस में कुछ ऐसे आइलैंड्स थे जहां अब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। इन खाली पड़े हिस्सों का इस्तेमाल किया गया जहां बारिश का पानी जमा किया जा सके। इसके लिए गहरे गड्ढे खोदे गए और उनकी दीवारों को मिट्टी और चूने से वाटरप्रूफ बना दिया गया। अगर आपको लगता है कि इन गड्ढों में सीधे पानी स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वेनिसियों की सोच इससे कहीं ज्यादा एडवांस थी। इन गड्ढों में कुएं बनाए गए और उनके चारों ओर रेत और पत्थर डाले गए। फिर इनके ऊपर टाइल्स लगाकर एक समतल सतह तैयार की गई। इस सतह पर कुछ छोटे छोटे छेद छोड़े गए जिससे बारिश का पानी सीधे अंदर जा सके और इकट्ठा हो सके। ये पानी जब रेत और पत्थर से होते हुए कुएं में जमा होता तो साथ ही ये नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी गुजरता था। पानी की यह सफाई बिल्कुल उसी तरह होती थी जैसे बारिश का पानी जब पहाड़ों से चश्मों के रूप में नीचे आता है, वो पत्थरों और खनिजों से होकर साफ और पीने लायक हो जाता है। वेनिस का यह फिल्टर सिस्टम इसी नेचुरल प्रोसेस पर बेस्ड था कि इतने छोटे से इलाके में आखिरकार कितना बारिश का पानी जमा किया जा सकता था। इसके लिए आसपास के घरों की छतों पर पाइप्स लगाए गए जो बारिश के पानी को सीधे इस फिल्टर में डालने का काम करने लगे। इस तरह पानी की कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया को भी बढ़ा दिया गया। देखते ही देखते वेनिस में 600 से ज्यादा छोटी बड़ी फिल्टर वेल्स लगा दी गई। अब 10 से 12 घर आपस में मिलकर एक ही फिल्टर वेल शेयर करने लगे। शहरों में सीवरेज की लाइंस अंडरग्राउंड बिछाई जाती है जो कचरे को शहर से बाहर ले जाती है। मगर वेनिस में ऐसा कोई ग्राउंड मौजूद नहीं था तो सीवरेज लाइंस कहाँ बिछाई जाती? पहले वेनिस में लोग अपना वेस्ट सीधे कैनाल में फेंक देते थे, लेकिन जिनके घरों के सामने से कोई कैनाल नहीं गुजरता था वे अपना कचरा पाथवेज पर ही फेंक देते थे, जिसकी वजह से यह रास्ते अक्सर बदबू से भरे रहते थे। 16वीं सदी में वेनिसियों ने एक नई सोच के तहत
घरों से वेस्ट कलेक्शन के लिए नालियां बनाई। इन नालियों की मदद से वेस्ट सीधा कैनाल में गिरता था। इन नालियों को कैनाल के नॉर्मल लेवल से ऊपर रखा गया था ताकि इनसे निकलने वाला लिक्विड वेस्ट बिना किसी रुकावट के तुरंत कैनाल में गिर सके, लेकिन सॉलिड वेस्ट वहीं नालियों में रह जाता था। फिर हाई टाइड के वक्त जब कैनाल का पानी बढ़ता था तो समंदर का पानी नालियों में मौजूद सॉलिड वेस्ट को खींचकर कैनाल में ले आता था। समंदर में दिन में 2 बार हाई टाइड आती है और इस दौरान नालियां खुद ब खुद साफ हो जाती थी। हाई और लो टाइड्स की वजह से समंदर का पानी दिन में 2 बार वेनिस के कैनाल्स में एंटर करता था और इससे गंदा पानी साफ पानी में बदल जाता था। इस प्रोसेस के कारण न केवल घरों की नालियां बल्कि वेनिस के कैनाल्स भी क्लीन रहते थे। पानी नमकीन सॉल्ट वाटर था जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी काम करता है। आज भी वेनिस में यही पुराना सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। ये एक हैरान करने वाली बात है कि 1000 साल पहले जिस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके वेनिस को इस रूप में तैयार किया गया था, वही सिस्टम आज भी बिना किसी बड़े बदलाव के सही तरह से काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, फाउंडेशन, कैनाल्स, ब्रिज और सीवरेज सिस्टम आज भी काम कर रहा है। लेकिन एक अहम बात है, वेनिस धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके वजह से हर साल ये शहर 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंसता है। ये दुनिया का एकमात्र शहर है जहाँ ना तो गाड़ियाँ हैं और ना ही मोटर बाइक्स। यहाँ हर साल एक बड़ा फ्लड आता है जिसे एक्वा आल्टा कहा जाता है। सर्दियों में पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि अक्सर वॉकवे पानी के नीचे चले जाते हैं। हालांकि हर साल वेनिस को लगभग 60 लाख लोग विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है। वेनिस एक खूबसूरत शहर है और इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प। आपके साथ ये कहानी साझा करना हमारे लिए खुशी की बात थी। देखने के लिए शुक्रिया।